हे हेलो एवरीवन। अभी एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। आपके जो सेकंड सेशन होने वाला है इट इज़ गोइंग टू बी ऑन 13 अप्रैल। तो लगभग 9-10 दिन है अपने पास। तो इसमें काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं और हम 2-3 क्लासेस रखेंगे ओपन टू एवरीवन, जहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कि पेपर कैसा आया है और हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उसके लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। एग्जाम से पहले मैं एटलीस्ट 2-3 क्लासेस आपके लिए मैंने रिजर्व रखी हुई हैं, तो उसके अपडेट मैं आपको दे दूंगा। तो जो बेसिक क्वेश्चन है आज हम लोग जीके डिस्कस करने वाले हैं। तो लगभग 9-10 क्वेश्चन होंगे, उसको डिस्कस करेंगे जो एग्जाम परस्पेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि पिंजौर गार्डन ऑफ चंडीगढ़ इज डिजाइन बाय वूम। तो किसने डिजाइन किया है? तो दारा शिको, शाह हुसैन फतेही खान और कुलदीप सिंह। आपने इसका जवाब देख लिया होगा, एक बार देख लेते हैं। देखो, ये पिंजौर गार्डन जो है ये चंडीगढ़ के पास है। पंचकुला लगभग 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। पंचकुला में है यहाँ पिंजौर गार्डन, और ये बड़ा ही सुंदर गार्डन है। अगर आपसे पूछा जाता मुगल गार्डन में आता है, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन दी चार बाग स्टाइल। मैंने कई बार बताया है कि चार बाग आपको पता ही होना चाहिए। हर साल लगभग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है चार बाग स्टाइल क्या है। ये एक मुगल आर्किटेक्चर का, मुगल गार्डन डिज़ाइन का एक प्रिंसिपल है। इसमें क्या होता है, एक कोई भी एरिया है उसको चार पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और बीच में हमारा जो मेन मॉन्यूमेंट है या मेन बिल्डिंग होती है उसको प्लेस की जाती है। आपको देखने को मिलेंगे फाउंटेन्स, देखने को मिलेंगे, एक कैलीग्राफी देखने को मिलेगी, और आपको जियोमेट्री, ये सब चीज़ें मुगल गार्डन्स में देखने को मिलती हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? इट इज़ नवाब फतेही खान ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यूज ऑफ मेजरमेंट ऑफ द डीपीसी। तो डीपीसी की फुल फॉर्म पता कर लीजिए, उसका है डैम प्रूफ कोर्स। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट ये है, आपने कोई बिल्डिंग बनाई है तो इट्स अ ग्राउंड, तो यहाँ से पानी आ सकता है, मॉइस्चर आ सकता है। तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक लेयर डालते हैं, जिस लेयर को डीपीसी बुलाया जाता है, जो काम करती है डैम प्रूफ कोर्स का, है ना। डैम को रोकने के काम करती है, प्रूफ करने का काम करती है, उसको बोलते हैं डैम प्रूफ कोर्स। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो डैम प्रूफ कोर्स हम डालते हैं या उसको मेजरमेंट लेते हैं, तो किस में लेते हैं? स्क्वायर मीटर में लेते हैं, केजी में लेते हैं, क्यूबिक मीटर में लेते हैं, या फिर मीटर में लेते हैं? तो उसका सही आंसर क्या है? तो डीपीसी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, डैम प्रूफ कोर्स होता है ये। जैसे यहाँ पर डाला गया है, आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ मॉइस्चर ना आए तो यहाँ पर ब्लैक कलर का यहाँ पर डैम प्रूफ कोर्स डाल दिया गया है। तो वैसे कलर चेंज कर लेता हूँ, यस। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये डैम प्रूफ कोर्स यहाँ पर डाल दिया गया है। ये जो है आपका डैम प्रूफ कोर्स यहाँ पर डाल दिया गया है। ठीक है, सो ये किस में आता है? डैम प्रूफ कोर्स ये आता है स्क्वायर मीटर में। ठीक है, तो हम इसको स्क्वायर मीटर में करते हैं कि 4 स्क्वायर मीटर है, 5 स्क्वायर मीटर, 100 मीटर स्क्वायर मीटर है, इसमें करते हैं। और जो रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट होती है, तो इसमें से कॉन्क्रीट बेड जो होता है क्यूबिक मीटर में होता है। तो ये भी चेक कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेरेमिक प्रोडक्ट। ठीक है, सेरेमिक के आपने बहुत देखा होगा कि कहीं ना कहीं आपने मार्केट में या घर में भी आपका सामान होगा, जैसे क्ले होती है उसको बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है, फिर सेरेमिक प्रोडक्ट बनते हैं, है ना, आपने देखा होगा। तो ये किस तरह की चीज़ें होती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेरेमिक प्रोडक्ट। तो ब्रिक बनाई जा सकती है, डेफिनेटली बनाई जा सकती हैं, टाइल्स बनाई जा सकती हैं, ये बनाई जा सकती हैं, ग्लास भी बनाया जा सकता है, उसका ट्रांसपेरेंसी का एक पार्ट आ जाता है। एक फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। एक चीज़ और देखिए, जब भी आपको एक होता है ना गैस, स्मार्ट गैस करना होता है, तो कहीं पर भी अगर आपको ऐसे ऑप्शन मिलते हैं, अगर कोई फोर्थ ऑप्शन जो होता है ऑल ऑफ द अबव, तो ज़्यादातर ऑलमोस्ट ये सही ही होता है ना। कहीं पर भी लिखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे एग्जाम पूछ सकता हूँ कि व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन। तो क्या हो सकता है? हेल्थ के ऊपर हो सकता है, इन्वायरमेंट के ऊपर हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी पर हो सकता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सिंपल है कि ऑल ऑफ द अबव का मतलब यही है। एग्जामिनर के साइकोलॉजी में काम करती है कि क्यों सही होता है। द रीज़न है कि अगर मान लीजिए, अगर मैं ग्लास की जगह लेट से एक XYZ दे देता हूँ, और हम मानते हैं ये पॉसिबल नहीं है, आपने ये एलिमिनेट किया तो ये भी नहीं हो सकता है। तो कोई भी एग्जामिनर नहीं चाहता है कि उसने एक ऑप्शन को पता हो कि नहीं होता, उसके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएं। तो पॉइंट ये है कि ऑल ऑफ द अब जो होता है वो ज़्यादातर सही होता है। ज़्यादातर बोला है, मैंने हमेशा नहीं बोला है, तो प्लीज़ माइंड दिस वर्ड। ये मत करना कि सर ने बोला था इसलिए आ जाओ। आप नोटिस करो जब भी करते हो तो ऑल ऑफ द अब, और खासकर नाटा में है। इसका फायदा तब होता है, आप नाटा एग्जाम दे रहे हैं, नाटा में कुछ आइडिया नहीं क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपको, और आपको गैस करना है, तो इट इज़ बेटर टू गो फॉर द ऑल ऑफ द अब, ज़्यादातर सही होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सेरेमिक प्रोडक्ट्स आपने देखे होंगे, तो ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं वॉन ट्रफ। अ लिविंग स्टेट इज फाउंड इन विच कंट्री। ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और ये गेट या और गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन पूछा जा चुका है। और आई एम क्वाइट सरप्राइज कि नाटा और जेई ने अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है। ठीक है, इसमें 3-4 फैक्ट्स हैं, 3-4 इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, और मुझे उम्मीद करता हूँ कि इस साल या अगले साल मतलब आ ही जाएगा
ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोन रफ का मतलब होता है, इसका क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, एक बन सकता है कि व्हाट डू मीन बाय द बोन रफ। तो बोन रफ का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे बोन रफ का मतलब होता है लिविंग स्टेट। ये एक डच वर्ड है। डच मतलब नीदरलैंड की लैंग्वेज है। जो नीदरलैंड के लोग होते हैं उनको डच पीपल बोल दिया जाता है। तो आप डच बोलिए या फिर नीदरलैंड लैंग्वेज बोलिए, उन लोगों को टारगेट करने के, उनको एड्रेस करना चाहते हैं, डच पीपल बोला जाता है। सो जो वॉन्ड्रॉफ है, इट्स अ डच वर्ड और इसका मतलब होता है इंग्लिश में लिविंग स्टेट, है ना। इज अ फाउंड इन विच कंट्री, तो यहाँ पर मैंने बताया नीदरलैंड्स। तो एक फैक्ट आपको याद रखना, वॉन्ड्रॉफ का मतलब क्या है, इट्स कॉल्ड अ लिविंग स्टेट। कहाँ पर ये डेवलप हुआ था कॉन्सेप्ट, नीदरलैंड्स। अब इस कॉन्सेप्ट में है क्या, इतना ज्यादा नहीं पूछेंगे लेकिन इंटरेस्टिंग है, बता देता हूँ। So the Wohnraff is in a Dutch origin, literally translates the living yard or the residential ground. Furthermore, it can be described as a road which traffic calming devices are installed to reduce accident. Actually हुआ क्या था, जहाँ पर लोग रहते थे रेजिडेंशियल एरिया में, जैसे यहाँ पर लोग घर बने हुए हैं, तो इनकी क्या है, ये एक रोड है, स्ट्रेट है, यहाँ पर क्या कई सारे एक्सीडेंट देखने को मिलते थे। तो जो वोनरफ जो कॉन्सेप्ट आया वो क्या था कि ऐसी रोड्स बनाई जाएं जिसमें एक्सीडेंट कम हो और देखने में सुंदर लगे, है ना। तो ये वाली बात है। तो इट कैन डिस्क्राइब द रोड विद ट्रैफिक कामिंग डिवाइसेस। यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रैफिक कम करने की बात की जाएगी और इंस्टॉल टू रिड्यूस एक्सीडेंट, कि एक्सीडेंट ना हो। द कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय द निक दे बोर। ये थे, ये 1930 की बात है। डेल्फ नीदरलैंड का एक सिटी है, वहां पर इनका जन्म हुआ। इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेजिडेंशियल कंसर्न अबाउट द स्पीड ट्रैफिक पासिंग थ्रू देयर नेबरहुड। सबसे बड़ी बात है कि नेबरहुड में गाड़ी तेज चला रहे हैं या फिर गलत तरीके से चला रहे हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है। सो इट वाज इंटेंडेड टू प्रमोट पब्लिक सेफ्टी। पब्लिक सेफ्टी को प्रमोट करने की बात करता है। दिस डिजाइन एनकरेज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रीट अनटू पाथ बाय रिप्लेसिंग ब्रिक स्ट्रीट विद सरपेंटाइन पाथ। मतलब सीधी रोड ना बनाकर उन्होंने बोला कि हम क्यों ना ऐसा बना दें, सरपेंटाइन की सांप की तरह बना दी जाए। तो उससे क्या होगा, स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी। आप देखो जब कर्व होता है तो हम गाड़ी स्लो कर लेते हैं, है ना। सो इट वाज डेवलप्ड एज अ रेस्पॉन्स बिटवीन पेडिशन एंड द व्हीकल। तो पॉइंट यही था कि पेडिशन लोगों को नुकसान ना हो, ऐसा ना हो कि गाड़ी वाले उनको एक्सीडेंट करके चले जाए, इंजरी हो जाए, उनको रोकने की बात की गई थी। तो एम क्लियर हो गया, टू चेंज द वे द स्ट्रीट आर यूज्ड एंड टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन रेजिडेंशियल स्ट्रीट। ठीक है। द मेन कंसर्न वाज टू इंप्रूव रोड सेफ्टी, कि रोड सेफ्टी अपनी इंप्रूव होनी चाहिए। ठीक है। फिर आता है तो रिड्यूस थ्रू ट्रैफिक इन रेजिडेंशियल रोड। ठीक है। टू एनहेंस द आइडिया ऑफ ट्रीटिंग अ स्ट्रीट एज ए पब्लिक ओपन स्पेस, कि जो स्ट्रीट्स हैं उनको हम लोग पब्लिक ओपन स्पेस की तरह भी यूज किया जा सकता है। अभी हम बात करेंगे उसके बारे में भी। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, तो उसमें ये चीज थी, देयर आर द 4 मेजर प्रिंसिपल। विजिबल एंट्रेंस, कि जहां से जाना है तो दिखना चाहिए। फिजिकल बैरियर्स होने चाहिए। फिजिकल बैरियर का मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी वहां पर जा रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि यहाँ पर बैरियर्स लगे हुए हैं, फिजिकल बैरियर्स हैं, दिखने चाहिए। फिर आता है शेड एंड पेव्ड स्पेसेस। ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज द लैंडस्केपिंग एंड स्ट्रीट फर्नीचर्स। स्ट्रीट फर्नीचर्स क्या होते हैं दिखाऊंगा अभी। ठीक है। तो रोड कैसे लगते हैं देखने में, आप देखेंगे यहाँ पर बनाई गई सरपेंट टाइप की है। यहाँ पर आप देखेंगे जो एक्चुअली प्लान ये है कि अब किसी भी आदमी को आना होगा तो ऐसा घूम कर आना पड़ेगा, तो काफी टाइम लेगा, स्लो हो जाएगी। स्लो हो जाएगी तो स्पीड कंट्रोल में रहेगी, एक्सीडेंट होने के चांसेस कम होंगे। ठीक है। फिर अब इसके एडवांटेज क्या होंगे, क्रिएट ए मोर अट्रैक्टिव स्ट्रीट। तो एस्थेटिक वैल्यू बढ़ेगी, रोड सीधी जा रही है, आपने प्लांट लगाए हैं, बैठने की चीजें करी हैं, फर्नीचर इंस्टॉल किए हैं तो सुंदर लगेगी। मोर एफिशिएंट यूज ऑफ द स्पेस, ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी पहले रोड की तरह यूज किया जा रहा था, अभी पब्लिक स्पेस की तरह भी यूज किया जा रहा है। प्रमोट मोर सोशल वेलबींग्स फॉर देयर नेबरहुड। ठीक है। सोशल वेलबींग बढ़ेगी। रिड्यूस रोड एंड ट्रैफिक एक्सीडेंट एंड अदर रिलेटेड हजार्ड्स। तो ये तो है ही, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही है। अगर सही होता तो हर जगह ये चीज चलती। तो देयर आर सम ड्रॉबैक्स एज वेल। क्या क्या है, कैपिटल इंटेंसिव व्हेन लिविंग टू इंस्टॉल व्हेन हैविंग टू इंस्टॉल एंड कंस्ट्रक्ट स्ट्रीट फर्नीचर टू बी इन लाइन विद द वॉन्ड्रॉफ कंसेप्ट। महंगा है, एक रोड सीधी बनानी है, आप बता रहे हैं सर लंबी बनाओ तो आपका एरिया बढ़ जाएगा, फिर आप यहाँ फर्नीचर को इंस्टॉल करेंगे तो थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव हो जाता है। दी नैरोअर एंड बिजी स्ट्रीट कोज कंजेशन। अब आप बता रहे हैं कि स्लो करना है, लेकिन स्लो के नुकसान भी है। अगर ज्यादा ट्रैफिक आ जाएगा तो कंजेशन हो जाएगा, ट्रैफिक जाम लग जाएगा, एंड देयरफॉर नो इजी ट्रैफिक फ्लो। दिस इन टर्न एड टू द न्यूमेरियस अदर ग्लोबल एंड एनवायरमेंट का इम्पैक्ट। एनवायरमेंट क्या हो सकता है भाई, जो बाइक है उसको ऑन करना पड़ेगा, गाड़ी स्लो चल रही है, इंजन ऑन है तो इमिशन ज्यादा करेगा, तो ये भी नुकसान है। फिर एक्सेस लिमिट टू द वेरियस ग्रुप्स। तो अगर इमरजेंसी व्हीकल है उसको टाइम की जो वैल्यू है, गोल्डन आवर्स बोलते हैं एक्सीडेंट के, 1 घंटे का जो टाइम होता है दैट्स कॉल्ड द गोल्डन आवर्स। अब आप सोच के देखिए वहां गाड़ी तेज चलानी है और वहां पर इस तरह का सिस्टम है तो उनके लिए प्रॉब्लम है। फिर डिसेबल्ड लोगों के लिए जिनको चलने में प्रॉब्लम हो रही है तो कैसे मूव करेंगे, इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर देम, है ना। तो ये प्रॉब्लम है। इट शेयर्ड स्पेस अप्रोच इन द यूटोपियन आइडिया।
सिंस इट डिपेंड्स ऑन दी रेजिडेंट। देखिए यूटोपियन कॉन्सेप्ट क्या है, ये चलता है, यूटोपियन का मतलब होता है ड्रीम लाइफ, मतलब एक परफेक्ट कंडीशन। आप ऐसा मान लीजिए कि मैं आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से आपकी परफेक्ट लाइफ क्या होनी चाहिए, तो जब बताएंगे ना कि मेरे हिसाब से मेरी पर्सनल लाइफ ऐसी होनी चाहिए, मेरी फैमिली लाइफ ऐसी होनी चाहिए, हेल्थ ऐसी होनी चाहिए, पैसे, आई विश ऐसा हो। लेकिन आप देखें कभी ये एक तरह से यूटोपियन चीजें हैं, मतलब उनको अप्रोच कर सकते हैं आप, 100% आप नहीं कर सकते। सो दिस इज कॉल्ड द यूटोपियन आइडिया। यूटोपियन इज समथिंग कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल ना हो, एक परफेक्ट कंडीशन होती है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट उसका यही है, सीक टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द पेडिशन रादर देन द होल कम्युनिटी, देयरफॉर इट इज बायस्ड। अब लोग ये बोल सकते हैं कि आपने गाड़ी या व्हीकुलर एमिशन को कम करने के लिए आपने उनको ऐसा बना दिया, किनके लिए, जिससे कि पेडिशन लोगों का जो पेडिशन है उनका उनका जो इंटरेस्ट है सर्व हो सके। तो कहने का बायसनेस नहीं है कि एक सोसाइटी के अंदर जो व्हीकल लेकर चल रहा है उसने क्या गलती करी है। वैसे आपको बताऊं, पर्सनली नीदरलैंड्स में मैं रह चुका हूं, मेरी इंटर्नशिप वहीं हुई थी। नीदरलैंड्स के अंदर पेडिशन लोगों की वैल्यू बहुत ज्यादा है। मतलब अभी सब इंडिया में हम लोग ट्रैवल करते हैं तो गाड़ी आ रही है, हमें रुकना पड़ता है, देखना पड़ता है कि गाड़ी आएगी हम तब जाएंगे। नीदरलैंड में टोटल अपोजिट है, आप पैदल हो, आपका जब मन करे जा सकते हो, गाड़ी वाला आपको जगह देगा। और कई बार ऐसा होता था मैं जा रहा हूँ और जैसा अपने इंडिया में आदत क्या होती है कि व्हीकल चले जाएंगे, फिर मैं टाइम निकाल कर देखूंगा जाऊंगा, तो मैं अगर मेरे सामने कोई मेरे साइड से आ रहा है, उसको पता चल गया कि इंटेंशन भी चल गया कि मुड़ने वाला है, वो गाड़ी रोक कर चला जाता था। एंड आई थिंक कि आप जाओ, नहीं, वो हमेशा उल्टा बोलते थे कि सर आप पहले जाइए। उनका भी सिंपल है कि उनको ये लगता है कि एक बंदा पैदल चल रहा है, साइकिल चल रहा है, तो एक्चुअली वो अच्छा काम कर रहा है, एनवायरमेंट को सेव कर रहा है। इंडिया में थोड़ा सा इसका उल्टा है कि मैं गाड़ी वाला हूं, मैं क्यों रोकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेच्यू ऑफ ए बॉडी ऑफ अ लायन एंड हेड ऑफ द मैन इज नोन एज। ये क्वेश्चन जेई में इतनी बार रिपीट होता था एक टाइम पर, अभी कई साल से नहीं आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आएगा, तो उसको बोलते हैं स्फिनिक्स। ये कहाँ पर, पिरामिड, जो गीजा का पिरामिड से उसके सामने पीछे गीजा का पिरामिड ये रहा। एक्चुअली ये बोला जाता है कि प्रोटेक्ट कर रहा है। ये आपने स्टोरी सुनी होगी कि इसके पास जो भी जाता था, एक यहाँ पर एक क्या बोलेंगे औरत रहती थी और वो क्वेश्चन पूछती थी, अगर क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो छोड़ देती थी, नहीं दिया तो उसको मार खा जाती थी, ऐसा था वो। तो क्वेश्चन क्या था कि वो क्वेश्चन ये पूछती थी, ऐसा कौन सा एनिमल है जो जो पहले 4 पैरों पे चलता है, फिर 2 पैरों पे चलता है, और बाद में जब बूढ़ा हो जाता 3 पैरों में चलता है। ऐसा कुछ क्वेश्चन था। इसका जवाब आप मुझे बताएंगे और जो सही होगा तो पिन कर दूंगा जिससे बाकी लोगों को पता चल सके। बहुत सिंपल इसका है ना। तो इसी से जो मिलता जुलता है कि आप आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है क्या है, व्हाट इज दिस, तो उसको याद रखिए स्फिनिक्स है, स्फिनिक्स है। ठीक है, तो ये बढ़ याद रखिए स्फिनिक्स। इसमें क्या होता था, जैसे पिलर्स होते हैं, मोरन पिलर, आर्किमेनियन पिलर्स, ऐसे ही यहाँ पर डाले जाते हैं और यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ साइज। कि आपको बताना है कि जो सैंड, सिल्ट, क्ले, बाउल्डर्स हैं, सबसे छोटा कौन सा है, स्मॉलेस्ट है। तो उसका सिंपल है, आप याद कर लीजिए कि बाउल्डर्स बोलते हैं जिनकी 256 mm या 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा इनकी होती है, बड़े होते हैं, उसको बोलते हैं बाउल्डर्स। फिर कोवल्स, पेवल्स, ग्रेन्यूल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सबसे पतली क्या होती है, फाइन क्या होती है, क्ले। क्ले मतलब चिकनी मिट्टी टाइप की। ठीक है, फिर आता है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट पॉल कैथेड्रल लंदन इज एसोसिएटेड विद। तो सेंट पॉल जो है कैथेड्रल कहां पर है, ये लंदन में, इसमें लिख दिया क्वेश्चन में। ये बता रहा है किस फील्ड है, रेनेसेंस है, बारोक से है, फ्लाइंग कॉलम्स है, फ्लोटिंग कॉलम्स सॉरी, और मार्शल ट्रैक्ट्स है। सो इट इज इन रेनेसेंस पीरियड। तो याद रखिए रेनेसेंस है। अब कहां पर लिखा है ना, रेनेसेंस आर्किटेक्चर। तो इसके अंदर रेनेसांस में किस दिन हम लोग बात करेंगे, लेकिन मैं हल्का सा बता देता हूँ, बाई चांस पता होना चाहिए। ये काम करता है सिमेट्री पर, कि देखिए ये पार्ट सिमेट्रिकल है, ये पार्ट यहाँ देखिए सिमेट्रिकल है। सो इट्स वर्क ऑन दी सिमेट्रिकल। यहाँ देखेंगे तो प्लान बी सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो सिमेट्री पर काम करता है, ये काम करता है आपकी ज्योमेट्री शेप्स पर काम करता है, रेगुलेटरी ऑफ द पार्ट्स पर काम करता है, ये प्रोपोर्शन पर काम करता है कि जो प्रोपोर्शन बने हैं ये प्रॉपर होने चाहिए प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये 3-4 चीज याद रखना, सिमेट्री, प्रोपोर्शन, और इसका जो बताया था हम लोगों ने अभी, ज्योमेट्री, प्रोपोर्शन एंड सिमेट्री एंड रेगुलरिटी ऑफ द पार्ट्स, ऐसा कुछ है ना। फिर आता चीफ आर्किटेक्ट रिलेटेड विद द सिटी ऑफ अनंतपुर। अनंतपुर सिटी जो है उनके चीफ आर्किटेक्ट कौन से थे, तो इट इज द राइट आंसर इज अनिल लॉल। अनिल लॉल जी ये है, आपने एक बार पढ़ लेना। ये कोड बड़ा अच्छा लगता है मुझे, इंटरेस्टिंग लगता है, इसको पढ़ना आपको थोड़ा सा होगा। मतलब ये बुराई कर रहे हैं कि स्मार्ट सिटी जो कॉन्सेप्ट है वो बेवकूफ लोगों के लिए है। तो ये बोलते हैं कि स्मार्ट सिटी के अंदर अभी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव ना होगा, उनके हिसाब से
कि कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। पढ़ लेना कि आई हैव बीन फॉलोइंग द स्पार्कलिंग ब्लेंड न्यू द स्लोगन ऑफ द हाई टेक सिटीज high tech smart cities have been a savior of the mankind. I have come to the firm conclusion that I would rather live in a dumb human city of the people with all its lack of glamour and the glit that a machine run city which is stick and efficient but lack the heart and soul of the being human. The more I read about the smart city as the only way ahead, the more I convinced that a smart city is for the fool. ठीक है, और क्वेश्चन है किसमें? अभी तो है क्वेश्चन। चलो फिर आता है टर्म सुई का मतलब क्या होता है। आपने बहुत सुना होगा फेंग सुई, ये सब बहुत चलता है फेंग सुई। तो फेंग का मतलब होता है ना, फेंग सुई। तो फेंग का मतलब होता है आपका एयर और सुई का मतलब होता है वाटर। ठीक है, तो याद रखना है फेंग सुई। फेंग का मतलब एयर और सुई का मतलब वाटर। तो कहाँ गया यार ये, है ना। सो द फेंग का मतलब विंड, एयर, और सुई का मतलब वाटर। तो दोनों में से कुछ ही पूछा जा सकता है, पता होना चाहिए आपको। फिर आता है लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, विधानसभा ऑफ द भोपाल इज डिजाइन बाय। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैंने आपको एक हल्का सा मैंने पहली पूछी थी, है ना, जो था फिनिक्स वाला, तो उसका जवाब दे दो, ठीक है। लेकिन ये नहीं भी दोगे चलेगा, मुझे इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के लिए परस्पेक्टिव इतना जरूरी नहीं है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का, इसका जवाब मैं आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और वैसे आप मुझे कमेंट करेंगे तो पिन कर दूंगा मैं, जिससे कि लोगों को चल सके। बाकी अगर आप कुछ परचेस करना चाहते हैं, वर्कबुक है और नाटा सेल्फ गाइड बुक है, नाटा तैयारी करना चाहते हैं, और डेडिकेटली कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं जिसके अंदर आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। 8-10 प्रिंट बुकलेट्स हैं। ये बुकलेट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर नाटा एंड बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पैटर्न। मॉक टेस्ट होंगे +75+ मॉक टेस्ट हैं। लाइव क्लासेज होती हैं, 4 क्लासेज होती हैं, 2-2 घंटे का डिस्कशन होता है, जहां पर हम आपको प्रॉपर गाइडेंस एंड स्ट्रक्चर में पढ़ाई कराते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। पढ़ाई करो, एग्जाम पास में है अपने। चलो बाय, सी यू।